कितनी गाड़ी है आपके पास? कितनी गाड़ी है मेरे पास? गूजर है भाई। क्या हुक्का पीती हो? नहीं। हुक्के की फोटो है आपकी? हाँ फोटो है, वो एक शूट था। पेड़ पौधों का आप लोगों को बहुत शौक है? हाँ बहुत ज्यादा। पेड़ पौधे में मतलब मैं भी और जहां विदेशी कल्चर ने दुनिया की तमाम सभ्यताओं की जड़ों को हिला करके रख दिया है, वहीं आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने कल्चर रूपी जहाज को समुद्र के उस तूफान से बचाते हुए किनारे पर ला खड़ा किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान। आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके सामने प्रस्तुत हैं देश की जानी मानी प्रसिद्ध बिंदास गुजरी के नाम से फेमस सुनीता खटाना जी। सुनीता जी खटाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। दरअसल मेरे फ्रेंड, हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आखिर उनके बहुत सारे सवाल यहाँ से शुरू होते हैं कि वो ये पूछते हैं कि आपको सोशल वर्कर कहें, आपको टीचर कहें, आपको गायिका कहें, हाउस वाइफ कहें। वो थोड़ा कंफ्यूज है कि कहें तो कहें क्या, इतनी सारी जो क्वालिटी हैं आपके अंदर। तो इस पे आप सबसे पहले बताइए वो आपको किस नाम से पुकारें। एक चीज और है, जो आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है बिंदास गुजरी के नाम से, सबसे अच्छा जो लोगों को पसंद आता है देश में वो बिंदास गुजरी, ये टाइटल जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, बल्कि लोग जो इसे ब्रांड के रूप में देखते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिंदास का मतलब होता है कि जो हम खुल के बोलते हैं, किसी भी काम को खुल के करना बिंदास हो गया। तो जब हमने ये शुरू किया गीत, हमने क्या भाई हम गीत बनाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो सबसे पहले सवाल आया चैनल का नाम क्या रखेंगे। अच्छा। तो मेरे एकदम से मेरे मुंह से निकल गया बिंदास गुजरी। अच्छा। तो सबने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि बिंदास का मतलब है कि आप वो काम करने जा रहे हो कि जिसके लिए आपके ऊपर सवाल भी बहुत उठेंगे। सवाल भी बहुत उठेंगे जी। बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से लोग ये आपको पॉइंट आउट भी करेंगे कि अरे ये तो हमारा है गीत, ये ऐसे कैसे गा रही है, ये ऐसे कैसे गा रही है। या फिर बहुत से सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, अरे क्या करने चली है, पढ़ लिख के क्या कर रही है जी। तो ये सब चीजें आएंगी। तो मैंने फिर उसको, मैंने कहा बिंदास रख दो इसको। बिंदास है कि जो मतलब किसी की नहीं सुनता, अपने मन की मन की करता है जी। आपने पढ़ाई की है, आप टीचर हैं, आपके पास काफ़ी डिग्रियां हैं। आपकी जो डिग्रियां हैं ये उस वक्त की हैं जिस वक्त महिलाओं को अधिकतर घरों से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था। और अगर मैं बात करूँ कि मुझे भी कुछ मालूम है थोड़ा बहुत गुर्जर कल्चर के बारे में, तो ख़ास तौर से गुर्जरों में लड़कियों को मतलब ना के बराबर ही पढ़ाया जाता था उस वक्त में। तो ये कैसे संभव हो पाया उस वक्त? देखो, बचपन मेरा बहुत अच्छा था और सारा क्रेडिट मेरे जाता है मेरे माता पिता को। अच्छा। उस समय लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था, ना सिर्फ गुर्जर, मतलब आप हर कम्युनिटी को ले लो, जो भी हमारे आसपास जो भी कम्युनिटी थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। कल्चर ही नहीं था कि लड़कियां पढ़ें। अभी हम दरअसल गुर्जर की मतलब आप गुर्जर कल्चर पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करती हैं। हाँ, तो मतलब हमारे गुर्जरों में भी नहीं पढ़ाते थे। और हम जब दोनों बहनों को पढ़ाया जा रहा था, मतलब मेरे मुझसे बड़ी भी मेरी बहन है, तो गांव में बहुत सवाल उठते थे। जो गांव की महिलाएं हैं वो बहुत सवाल करती थी। मतलब मेरी मम्मी जब घर से बाहर जाती थी तो उनसे कई बार इरिटेट होके आती थी कि मेरा दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने, जो बताओ घायल तो खराब है ना, सेका करा रहा। मतलब अगर कोई घायल हो जाता है और उसको जो पहले तो सेकते थे ना कि भाई घायल हो गए, चोट से सेक रहे हैं, तो वो खुद कर रहा है और जो घायल है वो नहीं कर रहा है। मतलब हम घायल हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वो उनको परेशानी हो रही है। अच्छा। मतलब हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारे माता पिता को कोई परेशानी नहीं हो रही, उनको परेशानी हो रही है कि लड़की को पढ़ा के पता नहीं क्या करेंगे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ के आसपास के हमारे जितने भी गांव थे, हमारे गुर्जरों के, जो हमारे अगर आप कहें अवाना, मैं अवाना हूँ इधर से, तो अवाना के 12 गांव है हमारे यहाँ पे, नोएडा में। अच्छा। तो 12 गांव में आप ये समझ लीजिए कि उस समय मेरी बहन मतलब पहली लड़की आप समझ लो जो 10वीं पास थी। मतलब 12 गांव में से? 12 गांव में से। क्या बात। या 12वीं पास हुई। उसके बाद फिर एक और थी हमारे दूसरे मोहल्ले से, वो भी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे, तो बहुत ही फास्ट फ्रेंड थे, उनकी बेटी थी, और फिर मैं थी तीसरे नंबर पे। अच्छा। तो मतलब वो एक, देखिए वो दौर ऐसा था कि हम तो बचपन एंजॉय कर रहे थे क्योंकि माता पिता हमें पढ़ा रहे थे और हर सहूलियत दे रहे थे। वो जो भी मतलब उस समय संभव था, हर तरह की सहूलियत उन्होंने हमें दी। और लेकिन जो
भी झेला वो माता पिता ने झेला, दोनों ने, मम्मी ने और पापा ने, दोनों ने बहुत झेला। जब कॉलेज जाने की बात आई तो कॉलेज जाना था दिल्ली, यहाँ तो अच्छा, कॉलेज थे ही नहीं। स्कूल के बाद? स्कूल के बाद तो कॉलेज का भी यही आया कि दादी ने सबसे पहले कंडीशन ये रखी कि अगर तू खुद जाएगा तो लड़कियां पढ़ने जाएंगी वरना नहीं जाएंगी। मतलब मेरे पिताजी को कहा कि तू खुद जाएगा, अच्छा, ड्राइवर नहीं रखेगा, खुद इनको कॉलेज लेके जाएगा और इनको लेकर आएगा। और पिताजी बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन वो फिर भी उन्होंने ये ड्यूटी की। अच्छा। आपके पिताजी वैसे क्या करते थे? मेरे पिताजी बिजनेसमैन आप कह सकते हो, सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन। मतलब जैसे मैंने कई सारी उपाधियां ली हुई हैं, ऐसे उनके पास भी कई सारे वो थे, बहुत सारे गुण थे, बहुत सारे वो काम करते थे, मल्टीटास्किंग। और यहाँ पे जाने माने आप व्यवसाय कह लीजिए उनको, किसान भी रहे। और यहाँ पे जो पहला पेट्रोल पंप लगाया वो मेरे पिताजी ने लगाया। अच्छा। आपके पिताजी ने चुनाव भी लड़ा? हाँ। सन 1998 में? हाँ जी। लोकसभा का, मध्य प्रदेश से। कौन सी पार्टी से बता सकते? बसपा। बसपा से। अच्छा। माता जी क्या करती थी? माता जी पूरी तरह से होम मेकर। अच्छा। पूरा घर संभालती थी सारा, क्योंकि पिताजी तो ज्यादातर 10 दिन बाहर, 15 दिन बाहर, महीना बाहर, उनके तो काम बाहर ही रहते थे। सब कुछ संभालती थी वो। मतलब हम खेती, पहले तो खेती बाड़ी थी, हम लोग जब तो कुछ बड़े हुए तो खेती बाड़ी तो चली गई थी। 1980 में सब ज्यादातर खेती खत्म हो गई थी। एक बार हो गया था पूरा? हाँ, एक बार हो गया था। तो लेकिन घर में गाय भैंस वगैरह रखी हुई थी, वो भी इसलिए रखी थी कि हमें सिखाने के लिए कि गाय कैसी होती है, भैंस कैसी होती है, दूध कैसे निकलता है। और घर में ही, मतलब घर हमारा इतना बड़ा था कि बाहर ही क्यारियां बना दी थी, उसमें सब कुछ, मक्का, बाजरा और आपका ये सब्जियां, जितनी भी सर्दियों की सब्जियां होती हैं, गर्मी में, हाँ घर में ही, घर के अंदर ही पूरा खेत बना दिया था। अच्छा। ये सिखाने के लिए कि भैया ये होती कैसे है, कोई ये ना कहे कि लड़कियां शहर में मतलब पढ़ने लिखने में ही रही, उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है। तो गाय भैंसे भी होंगे? गाय थी, भैंस भी थी, दूध निकालना सब कुछ हमें सिखा दिया। सब कुछ सिखा दिया था, दूध भी निकालना सिखा दिया, हर एक चीज मतलब हम लोगों को। तो आप लोग कितने भाई बहन हो? 4। तो आप कौन से नंबर पे? मैं दूसरे नंबर पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे और सबसे लाडली। सबसे लाडली। हाँ। पढ़ाई आपकी हो गई और एजुकेशन जो है आपकी कॉलेज की वो भी हो गई, उसके बाद शादी? हाँ, शादी का मेरा ये था कि मेरी जो एजुकेशन हुई, पहले मैंने ग्रेजुएशन की जी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद पिताजी मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, मास्टर्स कराना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। अब पिताजी हमारे बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब जो औरतों के काम होते हैं ना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई और आपका मतलब कपड़े सिलना वगैरह, ये सब बिल्कुल उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको बस ये था कि पढ़ाई करो, या तो वकील बनो, वकील, डॉक्टर या फिर यूपीएससी। ये सिर्फ 3 ही हमें टारगेट दिए गए थे, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं था। तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में। मैंने ग्रेजुएशन की, फिर उन्होंने कहा कि फैशन डिज़ाइनिंग, मैंने कहा मुझे करनी है। तो कहने लगे कि बीएड कर ले। तो मैंने कहा एक शर्त पे करूँगी, मुझे पहले फैशन डिज़ाइनिंग करनी दो, फिर मैं बीएड करूँगी। अच्छा। तो वो तैयार हो गए। जब आप कॉलेज में गए, हाँ, पहली बार गए होंगे, हाँ, तो कैसा मतलब आपको लग रहा था, एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम का? देखो कॉलेज में क्योंकि एक लड़की जिसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी परवरिश थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। मतलब हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे ऊपर मतलब बाहर के लोग कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, इस बात का एहसास हमें नहीं था। अच्छा। हमें तो पूरी आज़ादी थी हर चीज़ की, कहीं भी जाने की, साइकिल हम चलाते थे, गाड़ी हम सिखाई गई, गाड़ी भी चलाते थे, कहीं भी आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। मम्मी लेके जाती थी, और आने जाने का उस समय कुछ भी नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हो, आप नानी के घर जा सकते हो, आप मौसी के घर जा सकते हो, बुआ के घर जा सकते हो, ये चीज़ें थी। आजकल की तरह तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया गाड़ी उठाई कभी कहीं, कभी मॉल, कभी, ये सब तो था ही नहीं। तो वो लिमिटेड जगह थी और हमें हर जगह जाना, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो उसमें एक बाहर वालों को तो रहता था कि भैया इतनी आज़ादी लड़कियों को दे रखी है। तो जब हम स्कूल से कॉलेज में गए तो एक नॉर्मल, जैसे आजकल बच्चों को रहता है कि स्कूल से कॉलेज जाते हैं, वही फीलिंग थी। अदरवाइज ऐसी कुछ नहीं थी कि हाँ, कभी मैंने अपने सहेलियों से ये बात की हो जी हमारे यहाँ तो पाबंदियाँ लगी रहती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हम बिल्कुल बहुत आज़ाद ख्याल में पले हुए हैं और आज़ादी हमें काफ़ी
माँ बाप की तरफ से बहुत मिली हुई थी। जब मुझे पढ़ने की भी आज़ादी मिल गई तो आप समझ सकते हो कितनी आज़ादी थी कि मेरी शर्तों पे मुझे पढ़ाया गया। मैंने कहा मुझे बीएड तब करूंगी जब मुझे फैशन डिजाइनिंग कराने दो, तो मैंने 1 साल की फैशन डिजाइनिंग की। बीए और बीएड में 1 साल का गैप होता है, तो वो गैप मेरा फिलअप हुआ फैशन डिजाइनिंग से। उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड के बाद फिर पिताजी ने कहा कि अब मास्टर्स कर ले, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। अच्छा। सीधा मैं कहा मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो कह रहे अरे नहीं क्यों, मास्टर्स कर ले बेटा। मैंने कहा क्या पढ़ाते ही रहोगे, शादी करो छुट्टी करो। शादी सीधा कर मैं दी। कहा शादी करो छुट्टी करो, मुझे नहीं पढ़ना। आपने मतलब बोल दिया? हाँ। अच्छा। तो कहने लगे अच्छा ठीक है तू मास्टर्स और कर ले, मेरे कहने से बस एमए वो कर ले एमए। मैंने कहा ठीक है। एमए का फॉर्म भर दिया। एमए कर लिया। फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में मार्च में एग्जाम्स, मार्च में मेरी शादी हुई और मई में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे। अच्छा। प्रीवियस जो एमए प्रीवियस होता है। तो अब उसके बाद तो फिर ये शादी हुई, तो लगा अब तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मास्टर्स करनी है। तो लोग कहेंगे शादी हो गई लड़की पढ़ी नहीं। फिर उसके बाद मैं लग गई पढ़ाई में। फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकंड ईयर हुआ। सेकंड ईयर में बेटा होने वाला था, जो फाइनल ईयर था। तो उसके बाद फिर बेटा मेरा 1 ही महीने का था, तो मेरे हाथों में एमए की डिग्री आ गई थी। अरे वाह। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे पास 2 डिग्री आ गई, तेरा बेटा भी हो गया, तेरी एमए की डिग्री भी हो गई। सो दैट वाज द लास्ट थिंग कि मैंने उसके बाद पढ़ाई को स्टॉप। मैंने कहा अब नहीं पढ़ूंगी मैं, अब घर संभालूंगी। अगर ऐसी सिचुएशन किसी और की हो, हम्म। किसी भी लड़की अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो उस वक्त में उसको क्या करना चाहिए? नहीं मतलब कैसी सिचुएशन की, मतलब जैसे कि मेरे आपके- तरह की भी शायद पढ़ना कि वो नहीं है और पढ़ना या तो वो पढ़ना चाहती है, घर वाले नहीं पढ़ा रहे, या घर वाले पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाह रही है, और बीच में शादी अगर आ जाती है, हाँ। तो उसको डिसीजन मतलब क्या लेना चाहिए वैसे? नहीं देखो, महिलाओं अगर को? बीच में शादी आ जाती है तो डिसीजन यही लेना चाहिए कि पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। पढ़ाई कुछ हाँ। किसी भी हालत में कैसी भी हो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करो। मतलब आपको पूरा कंप्लीट करनी चाहिए। हाँ। भाई कोई भी डिग्री आप कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो, आपका कुछ भी टारगेट हो सकता है। और देखो मैं तो जिंदगी में ये कहती हूँ कि टारगेट सेट ही मत करो। ये बात सही है। टारगेट कभी सेट मत करो, क्योंकि मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया। आज मैं जहां पर भी हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था कभी सपने में भी कि मैं कभी कोई यूट्यूब चैनल चलाऊंगी, कभी इंस्टाग्राम पे आऊंगी, कोई गीत गाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा। हाँ मैंने ये भी नहीं सोचा था, मैंने बीएड तो किया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्कूल चलाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। तो मैं जहां भी, जिधर भी, जिस मुकाम पर भी पहुंची, मेरा कोई टारगेट नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो आप ठीक है, एक एम, सब लोग कहते हैं कि एम होना चाहिए। हाँ ठीक है, एम होना चाहिए। एम एक नहीं 2 होने चाहिए। रास्ते हमेशा 2 चुनो। अगर आप एक पे अनसक्सेसफुल हो तो कभी भी ये मत सोचो कि भाई सारी जिंदगी, सारी दुनिया खत्म हो गई, रास्ते बंद हो गए। नहीं, दूसरे ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए। आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। और हमारे लिए, लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि अगर बाई चांस आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, उसके बाद आप फिर से रीस्टार्ट करो। मेरी कोशिश अगर, जारी रखो। हाँ कोशिश जारी रखो। मेरी अगर जर्नी, अगर मैं कहूँ तो मैंने शादी के 10 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा। बच्चे देखे, फैमिली देखे, और ये नहीं कहूँगी कुछ नहीं किया था, करने को तो बहुत कुछ किया था। जॉइंट फैमिली थी, बच्चे थे, बच्चों को देखा, उनका स्कूल, उनकी पढ़ाई, मतलब उनको मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता था बेटा कौन सी क्लास में, बेटी कौन सी क्लास में, उनको कुछ सब नहीं आप पता। देखते थे? सब कुछ। तो हर एक जिम्मेदारी, खाली यही नहीं कि बच्चों को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारी। अगर बच्चे बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना, अगर उनका स्कूल का कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, कुछ भी दिक्कत, उनको कुछ करना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, सब कुछ मैं देखती थी। मतलब वो घर की तरफ से बिल्कुल फ्री थे। अच्छा। उनको कोई जिम्मेदारी घर की तरफ से मैंने अपनी तरफ से नहीं दी थी कि नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करनी है। जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ लड़कियां मतलब काम को डिवाइड करके रखती हैं कि भाई अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो तुम नहलाओगे, तुम तैयार करोगे, मैं टिफिन बनाऊंगी। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ। सब आपने किया? सब, मतलब उनको पता भी नहीं रहता था बच्चा किस टाइम स्कूल जाएगा और किस टाइम स्कूल से आएगा। तो वो 10 साल मेरा जो पीरियड था ना, वो बच्चों को देखने में, घर को देखने में, उसी में रहा। उसके बाद अचानक से स्कूल शुरू कर दिया। सन 2016 में आपने स्कूल स्टार्ट किया। मतलब फिर स्कूल का ये प्लान कैसे बना? ये भी एक रोचक क्योंकि कहानी है। 10 साल का एक लंबा गैप हुआ, उसके बाद हाँ, फिर अचानक से एकदम। ये रोचक कहानी है। ये ऐसे है कि मेरे हस्बैंड ने पहले जॉब में थे, इंजीनियर हैं वो वैसे, और फिर उसके बाद उन्होंने साथ साथ वो पढ़ते भी रहे। उन्होंने फिर अपना एमबीए किया, एलएलबी किया। तो उन्होंने क्या किया कि जॉब उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जॉब मुझे छोड़नी है।
मेरा ये था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैंने कहा भाई 2 बच्चे भी हो गए हैं तो आप जॉब एकदम से मत क्विट करो, पहले थोड़ा सा आप अपना कुछ बिजनेस करो, कोई काम करो जिससे कि भाई हाथ तंग ना हो। तो उन्होंने साथ साथ अपना मतलब वो 9 साल हो गए थे उनके जॉब को, तो उन्होंने साथ साथ अपना रियल एस्टेट का काम शुरू किया। वो काम शुरू करते करते फिर जैसे ही उनके 10 साल कंप्लीट हुए उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, जॉब छोड़ दिया। तो अब क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड थी कि इतने टाइम से कह रहे थे जॉब छोड़नी है, तो मैं प्रिपेयर्ड थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो ठीक है। अब उन्होंने जब वो बाहर निकलने लगे तो कोई यहाँ 49 में कोई लेडी थी, विडो थी, वो स्कूल चलाती थी, तो उनको वो स्कूल बेचना था। अच्छा। वो इन्होंने खरीद लिया। खरीदने के बाद घर आए, आके कहने लगे कि तू स्कूल चला लेगी? मैंने कहा हाँ। अचानक से? हाँ, अच्छा, एकदम से। मैंने कहा मतलब स्कूल चला लूंगी मतलब? कह रहे मैंने स्कूल खरीद लिया। और मैं एकदम से ना, कहते ना, बिल्कुल ब्लैक आउट, क्योंकि 10 साल आप घर में हो, आप मतलब नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे हो, आपको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, स्कूल में क्या, कैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीएड करे भी इतना टाइम हो गया, 12-13 साल हो गए थे। मैंने कहा भाई कैसे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, ठीक है करो आप। अगले दिन मैंने बायोडाटा बनाया, बायोडाटा भी नहीं बनाना आता था, बायोडाटा बनाया, क्योंकि उस टाइम ये तो था नहीं, ना लैपटॉप था ना फोन था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी मेरे पास कि भी मैं उसमें देख के गूगल कर लूँ, या आजकल तो सब कुछ गूगल कर लेते हैं। मैंने बस वो नाम लिखा, अपना क्वालिफिकेशन लिखी और नीचे अपना एक्सपीरियंस निल लिख के, और मैं 1-2 स्कूलों में बायोडाटा दे आई। अब जिस स्कूल में जाए वहाँ जाते ही पहले वो बायोडाटा बाद में ले, पहले वो एक्सपीरियंस पूछे। एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। अब मैं 1 स्कूल में गई, 2 में गई, मैंने प्ले स्कूल में ट्राई किया पहले, तीसरे में गई, तो मैंने उनसे एक ही बात कही जब मैं तीसरे स्कूल में गई, कि जब तक आप काम दोगे नहीं तो हम तो फ्रेशर ही रहेंगे, एक्सपीरियंस लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा आपको? कहीं कुछ तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना हम। तो मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई। जॉब इस शर्त में मिली कि मतलब तनख्वाह तो ना के बराबर थी, लेकिन मुझे जॉब इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे सीखना था। स्कूल चलाना है तो ऑब्वियसली आपको मतलब मैनेजमेंट भी सीखनी है। आप इतने सालों से घर में बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि पढ़ाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, वहाँ पे मैंने जॉब किया, 8 महीने जॉब किया, और 8 महीने में मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 8 महीने बाद मैंने उनकी शर्तों पे काम करना बंद कर दिया। अच्छा। जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं, मतलब काम अप टू डेट मेरा रहता है, हर चीज़ अप टू डेट रहती है, तो मतलब आप बीच बीच में क्यों, वो कहते हैं ना पिन पॉइंट, वो हर जबरदस्ती करना, वो सब करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया जॉब 8 महीने बाद? 8 महीने बाद मैंने कहा अब मैं जॉब, अब यहाँ तो मैं नहीं कर सकती जॉब। फिर उसके बाद 8 महीने हो गए थे तो काफ़ी स्कूल भी काफ़ी तैयार हो गया था। फिर 1-2 जगह और ट्राई किया तो वहाँ पे जॉब मिल गई थी अच्छे से, भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक जगह जॉब मिली तो घर में ही पंगा हो गया। जॉब, अच्छा स्कूल था, जॉब भी अच्छी थी, बढ़िया था। वहाँ मैं गई हूँ, पहले दिन गई, दूसरे दिन गई तो मेड गायब। मेड नहीं, बच्चे दोनों छोटे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन हो गए। घर का काम सेम टाइम, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसी टाइम आपको भी स्कूल जाना है, फिर घर आके घर का काम भी करना है। फिर मैंने 8वें दिन उनको रेजिग्नेशन दे दिया। तो वहां से तो वो कहने लगी कि 8 महीने बाद आपने नहीं, 8 महीने बाद वो छोड़ दिया था। वो छोड़ दिया था। जो दूसरा स्कूल किया उसमें 8 ही दिन बाद छोड़ दे दिया। वो 8 दिन बाद। 8 दिन अच्छा। बाद। तो वो कहने लगे कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने कहा मैम नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट कंटिन्यू। तो कहने लगे कि नहीं हो जाएगा, आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और आप आ जाइएगा, क्योंकि काम उनको पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मैम प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घर में बच्चे भी छोटे हैं, बेटी बहुत छोटी थी, 5 साल की थी। मैं कहा बच्चे भी छोटे हैं, घर भी देखना है, तो नहीं हो पाएगा। वो जॉब छोड़ दिया। 2 महीने बाद अपना स्कूल स्टार्ट शुरू कर दिया, श्री गणेश कर दिया, और फिर अपने स्कूल में ही आगे बढ़ गए। अच्छा, ये थी स्कूल की कहानी। हाँ। उसके बाद स्कूल, फिर घर, तो फिर कैसे मैनेज करते हो आप? हाँ, फिर स्कूल और घर ऐसे हुआ कि स्कूल में लगभग आपको 2:30-3 तो बज ही जाते होंगे घर पहुंचते पहुंचते? 4 बज जाते थे, बल्कि ये था कि मेरा प्ले स्कूल प्लस डे केयर था। अच्छा। तो कई बार तो शाम को 8 बजे तक भी रहना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चे के बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते, 3 महीने के बच्चे,
बिल्कुल हम लोग 3 मंथ्स के बेबीज को लेते थे, जो वर्किंग मदर्स होती थी। अच्छा। हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था 3 मंथ्स, मतलब पहला हमने प्ले स्कूल शुरू किया था जहाँ पे 3 महीने के बच्चे को हम लोग डे केयर में रखते थे। तो कहाँ पे आपका स्कूल? 48 में। 48 में। अच्छा। तो वहाँ पे हमने ये शुरू किया था। तो बच्चों का ये था कि बेटा बहुत समझदार था, वो बेटी का ध्यान रख लेता था। अच्छा। कोई दिक्कत मुझे होती नहीं थी। और बेटी को इतना ज्यादा क्रेज था कि मेरी मम्मी टीचर है, उसको बहुत क्रेज था कि मतलब बहुत अच्छे से उसको अपने फ्रेंड्स को बताना कि तुम्हें पता है मेरी मम्मी टीचर है, तुम्हें पता है मेरी मम्मी पढ़ाती हैं। तो मतलब उसको बचपन से ये था कि हाँ मम्मी कुछ करती है। तो बच्चों को भी आजकल मेरे ख्याल से ये है कि बच्चों को भी ये लगता है कि मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं होनी चाहिए, मम्मी वर्किंग भी होनी चाहिए। बच्चे कभी आते हैं स्कूल में? अब तो बड़े हो गए, वैसे जब छोटे लेकिन थे तब नहीं, आते थे? नहीं आते तब थे। कभी नहीं? नहीं। अच्छा। दोनों बच्चे, हमने क्या किया कि हम लोग 49 में रहते थे, स्कूल 48 में था। तो आने जाने में मतलब ये रहता था कि मैंने फिर ये हस्बैंड कहने लगे काम करते हैं कि हम स्कूल के ऊपर ही एक फ्लोर जो है उसमें 2 कमरे अपने हम रख लेते हैं, किचन बना लेते हैं, तो कन्वीनियंट रहेगा। बच्चे भी अच्छा। छोटे हैं तो ऊपर हाँ, से हाँ। नीचे आना, अपना काम करना, और आप Easy हो किसी जाएगा भी टाइम काफी। आप देख सकते हो। जी जी। तो मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया आइडिया, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो वहां रहती थी, बच्चे ऊपर रहते थे, मैं नीचे रहती थी। बच्चे मेरे जब उन्हें ये पता होता था कि 2.5 दिन तक तो वो स्कूल में ही रहते थे, उसके बाद उनको रहता था कि मम्मी अगर स्कूल में है तो हमें नीचे नहीं जाना है। तो अच्छा। बेटा मेरा मतलब बेटी को ऊपर वहीं पे वो खेलते रहते थे, वहीं संभाल के रखता था, उसका होमवर्क करवाना, खुद का होमवर्क करना, और अपना मस्त रहते थे दोनों। तो मुझे कभी मतलब लगा नहीं कि बच्चों के साथ, कि बच्चों ने बहुत एडजस्ट किया, बहुत ज्यादा एडजस्ट किया। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे एडजस्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रही होती। आपके हस्बैंड वकील भी हैं? हाँ। तो पहले इंजीनियर थे, उसके बाद उन्होंने आई थिंक प्रॉपर्टीज का काम स्टार्ट किया, स्कूल भी लिया, उसके बाद फिर वकालत भी उन्होंने की शुरू की। तो अभी भी वकील हैं? हाँ। अच्छा। कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा। उन्होंने वकालत इसलिए की थी क्योंकि वो प्रॉपर्टी के उसमें थे, इस फील्ड में थे। तो यहाँ पे क्या कई चीजें मतलब वो होती हैं कि आपके धाराएं और वो सब हाँ देखनी, हाँ मतलब हाँ होता है ना हाँ। प्रॉपर्टी में भी कुछ मतलब कुछ अपने यूज के लिए कानून। हाँ, उन्होंने अच्छा, अपने उसके लिए कि भाई यूज के लिए। मुझे किसी से ज्यादा वो ना करना पड़े, मैं ही देख लूँ भी कहाँ क्या चीज है, तो मैं कम से कम एटलीस्ट सामने वाले को ये बता सकता हूँ हाँ जी यहाँ से ये हो सकता है, ये कानून यहाँ पे मतलब लागू होता है। तो इसलिए उन्होंने लॉ किया था। तो फिर आप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बिंदास गुजरी, ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? ये जर्नी भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा मतलब कहते हैं ना ये हादसों की तरह चीजें आई। एक एक करके बात करते हैं। हाँ। पहले बात करते हैं, सबसे पहले आप कौन से उस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या किस पे? देखिए अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले मैं आई फेसबुक पे। फेसबुक पे। लेकिन फेसबुक पे मैं एज अ ये जो आजकल बिंदास गुजरी नहीं आई थी। अच्छा। फेसबुक पे मैं पहले, जैसे मैं स्कूल शुरू किया तो स्कूल का अपना वो था जो कंटेंट डालती थी। ओके। उसके बाद फिर मैं सोशल वर्क भी करती थी तो अपने वो कंटेंट भी डालती थी। और फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव नहीं थी। अच्छा। मतलब कभी समय कभी नहीं मिल पाता नहीं कोई कंटेंट मतलब इतना नहीं था। इंस्टाग्राम तो कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा उसके मतलब बाद क्योंकि ज्यादा। लोग खाली हो गए, फ्री हो गए थे, तो इंस्टाग्राम पे वो कुछ सभी कुछ मतलब इंस्टाग्राम पे डालने लगे थे। तो मेरा मतलब मुझे ये वो ही नहीं था कि इंस्टाग्राम पे कुछ करना है नहीं करना, बहुत ज्यादा रील्स वगैरह भी नहीं देखती थी, कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं। तो मेरा जो ये था यूट्यूब पे मैं आई कैसे, यूट्यूब के बाद ही मेरी जर्नी आप अगर एक्चुअल में कहो तो इंस्टाग्राम की शुरू हुई। अच्छा। पहले यूट्यूब पे गई, फिर इंस्टाग्राम पे आई। फेसबुक पे तो नॉर्मल मैं अपना वही डालती थी, पोस्ट डाल दिया, वीडियो वगैरह तो कभी डालती ही नहीं थी, खाली पोस्ट डालती थी कि भाई आज हम यहाँ गए, आज हमने ये सोशल वर्क किया, आज इन बच्चों को हमने पढ़ाया या इनको किताबें दी, ऐसे ही सब चीज़ें हम उसमें डालते थे। तो उसमें हमने जब ये कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना के बाद जब एकदम से ये लॉकडाउन वगैरह खुला था सारा, मतलब हम लोग भी डेल्टा हम लोगों ने झेला था। तो उसके बाद हम लोग घूमने गए थे, मैं मेरी बेटी हम तीनों घूमने जा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो मैं ना गीत गुनगुनाती जा रही थी। अच्छा। ऐसे गीत गाड़ी में गीत, वो बेटी ने अपना ईयरफोन लगा रखा था, मैं गीत गुनगुनाती जा रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम एक काम करो, तुम ये गीत अपने गाना शुरू कर दो भाई, ये तो तुम्हें पता ही है कि गीत गायब होते जा रहे हैं, तो गीत गाने शुरू कर दो। तो मैंने कहा आइडिया तो सही है, लेकिन अकेले कैसे गाऊंगी, टीम चाहिए। ऑब्वियसली आप लोकगीत गाओगे तो लोकगीत के लिए टीम चाहिए। तो और दूसरी चीज है कि भाई मैं मुझे तो ढोलक भी बजानी नहीं आती,
खाली गीत गाने से थोड़ी चलेगा कि गीत गाया और डाल दिया, मगर कितने लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो यूट्यूब चैनल मेरा था ऑलरेडी, यूट्यूब अच्छा। चैनल मेरा स्कूल के उससे मैंने शुरू किया हुआ था, लेकिन वो मैं उसको चलाती नहीं थी, खाली वो चैनल बना के छोड़ दिया था। तो मैंने कहा चैनल तो है ऑलरेडी, इसी को रिवाइव कर सकते हैं हम। तो मैंने एक दो फ्रेंड से बात की कि भाई अगर कोई हो इंटरेस्टेड हो, जिसके घर वाले ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि ये होता है कि घर वाले पसंद नहीं करते भैया गीत गाने जा रही है, बिल्कुल पसंद नहीं करते हमारे यहाँ पे। तो मैंने एक दो लोगों से कहा, उन्होंने कहा हाँ मेरी एक फ्रेंड है वो इंटरेस्टेड है और वो टीचर है, मैं पूछ के देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने पूछा तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल मैं गाऊंगी। उसके घर में भी उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर हमने 2-3 और थी साथ में, 4 लोग थे। मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा तुम लोग भी आ जाना, हम लोग गीत का शूट करेंगे। यही टाइम था और आज दूसरा नवरात्रा है और उस दिन भी दूसरा ही नवरात्रा था। अच्छा। दूसरे नवरात्रा अगर आप समझो तो आज 2 साल हो गए पूरे हमारे यूट्यूब चैनल को। अच्छा, आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी है। सेकंड एनिवर्सरी यूट्यूब की, अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसमें मतलब हमने बैठे रहे हम लोग, हमने उनको टाइम दिया 2 बजे का। मैं भी आ गई, वो जो मेरे साथ सविता है जो ढोलक बजाती है, वो टीचर ARP है इसमें गवर्नमेंट, उसमें BSA में, अच्छा, और गवर्नमेंट टीचर है वो मैथ्स की, मतलब आप समझिए गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ्स में। ओके। तो हम दोनों बैठे रहे गीत गाने के लिए। अब वो बार बार उनको फोन करे, कोई कुछ बहाना लगा दे, कोई कुछ बहाना लगा दे। 1 घंटा हो गया, 3 बज गए। 1 घंटा तो बहुत होता है वेस्ट होने के लिए। 3 बज गए तो मैंने कहा काम करते हैं, छोड़ो वो आए ना आए, हम गीत आज शुरू कर देते हैं पहला। तो हमने पहले भजन गाया मोहन बाबा का। मोहन बाबा का भजन गाने के बाद फिर हमने एक भात गाया। अगर आप देखोगे आज की वीडियो और वो 2 साल पहले वाली जो वीडियो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब उसमें ना तो मुझे एडिटिंग आती थी, हमने सीधा गाना गाया और हमने यूट्यूब पे डाल दिया, अपलोड कर दिया। यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और वो आपने किया अपने आप? हाँ मैंने किया। अच्छा। मतलब मुझे यूट्यूब पे भी अपलोड करना नहीं आता था पहले। तो मैंने उसको देखा कैसे होगा, नहीं समझ में आया। तो मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड भी है वो, और मतलब हम लोग साथ में सोशल वर्क भी साथ में करते हैं, और वो मेरी बेटी की गुरु भी हैं एक तरह से। वो मेरी बेटी की भरतनाट्यम के गुरु हैं, जो उनकी वाइफ है। अच्छा। तो गुरु माँ है वो एक तरह से। मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी इन पे। तो मैंने कहा कि मैम ये कैसे डलेगा वीडियो? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे खोलो, इसको खोलो, इसमें ये आ जाएगा, उसमें वीडियो आएगा, उसको क्लिक करो और इसमें अपलोड कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट करके और वो कर दिया। अब मैं बैठी रही कि उसको, मतलब वो आ ही नहीं रहा, आएगा कब, कैसे आएगा? मैंने फ़ोन किया, मैम ये तो कहाँ गया, कहाँ? कह रहे हुआ नहीं। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो जो जो आपने बताया था मैंने कर दिया, लोडिंग तो दिखा रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। अच्छा मैंने वो छोड़ दिया, थोड़ी देर में फिर देखा, उसको खोलना नहीं आता था। अच्छा, ओपन कैसे करना, चलाना कैसे, मतलब कैसे चलाना है। अब फिर मैंने एक बार पूछा, उसके बाद फिर मैं फोन लेके मैं बैठ गई। मैंने इधर किया उधर किया, ये किया वो किया, और मैंने क्लिक कर दिया, ढूंढ निकाला वो, चल गया। वो गीत चल गया। वो दिन था। उसके बाद फिर तो गीत बनाते थे, अपलोड करते थे, गीत बनाते थे, अपलोड करते थे। अब भाई एडिटिंग की बारी की, कई बार क्या होता था आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता था, वो कुछ एरिया हिस्सा होता है ना, उसका एडिट करना है, कुछ करना। अब मैंने अपनी बेटी को पूछा, मैंने कहा मुस्कान एडिट सिखा दीजिए, आता है आपको ऐसे करना? कि हाँ। तो उसने फटाफट वो लिया और ऐसे ऐसे कर लेना, अच्छा, एडिटिंग सीख ली। तो फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट भी मेरी बेटी ने सिखाया कि मम्मी कैसे कैसे लिखना है। उसी ने उसका पूरा वो बिंदास गुजरी जो वो है सारा उसी ने बनाया वो अच्छा, पूरा। उसमें स्लोगन लिखा हुआ है, उसने, वो बेटी ने ही लिखा है। तो उसी ने पूरा, मैं कहा जब वो छुट्टी में आती है तो वो मेरी पूरी हेल्प करती है, कोई भी चीज़ होती है तो मेरी बेटी और बेटा दोनों हेल्प करते हैं। यूट्यूब का चैनल है, आपने बायो में लिखा हुआ है, साथ मिलकर मौज करती बिंदास गुजरी। यूट्यूब पर जब आपने अपनी वीडियो देखी, पहली बार देखी थी आपने, फिर कैसी फीलिंग आई इस वक्त? मुझे तो छोड़ो, मैंने जो देखी मेरी क्या फीलिंग थी, मेरे घर वालों की फीलिंग पूछो क्या फीलिंग थी। सबसे जो मतलब पॉजिटिव रिएक्शन आया मुझे, वो था मेरे पिताजी का। अच्छा। जो कि मतलब आप ये समझ लो कि उन्होंने हमें इन चीज़ों से हमेशा दूर रखा। वो नहीं चाहते थे कि हम गांव में किसी के यहाँ गीतों में जाएं या हम ये गीत वगैरह सीखें। वो बिल्कुल, मतलब उनका कहता है कि सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना है। एक ही उनका वो था एम कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए, तुम पढ़ो।
तो उनका जब रिएक्शन आया कि एक तो उनको ओन्ना जब ओढ़ती थी वो उनको बहुत पसंद आया, दूसरा उनको जो मैं गीत जो मैं गाती हूँ अभी भी वो मेरे, आप कभी भी जाओगे वो मेरे गीत सुन रहे होंगे, उनको गीत बहुत पसंद आते हैं। अच्छा। तो मतलब ये देखो कि ये रिएक्शन मेरे घर वालों का, जो मतलब मैं ये सोच रही थी कि भाई मेरे पिताजी तो पता नहीं क्या करेंगे, उन्होंने सुन लिया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका रिएक्शन पॉजिटिव था। और मेरे हस्बैंड तो वो तो थे ही, उन्होंने तो खैर मुझे ही इस तरफ हो गया कि भैया तुम करो ये काम, तो उनका तो पॉजिटिव था ही था। एक जो चीज़ थी इसमें जो नेगेटिव जो चीज़ें आई वो थी हमारे, जो आप कह सकते हो नियर बाय जो हमारी महिलाएं जो नियर एंड डियर होती हैं उनको ये था कि मतलब अगर मैं अपनी गुजरी भाषा में कहूँ तो पता ना कहा कर रही है मेरी ससुरी, काहे में लग गई, और भाई और जो कोई कॉम भी ना मिला, और कोई कॉम ना मिलो तो अरे तू यही मारे पढ़ी लिखी ली हमने, अब जो तू यहाँ गाएगी न कराएगी तू। अच्छा मैंने चुपचाप, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने मतलब उनका जवाब नहीं दिया। अब जब उनको इतना ज्यादा वो होता है कि जहां भी वो जाती हैं तो जब कोई सामने से ये बोलता है कि अरे तुम सुनीता खटाना के गीत सुनती हो, तो एकदम से जब वो बोलती है ना कि ये तो मेरी बहू है या मेरी भतीजी बहू है, मेरी फलानी है, उनको एकदम से बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई वहां गए थे तो वो तेरे बारे में बात कर रहे थे। अब लोग रिश्ते बताते हैं, अब रिश्ते बताते हैं, तो मतलब अब रिश्ते जो मतलब दूर दूर के भी रिश्ते जिनको मैं भी नहीं जानती ना वो भी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। तो ये एक चीज अब ऐसी है कि मतलब हर, मुझे लगता है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर हो सकता है, अगर आप करना चाहो तो हर काम के रास्ते आप बस चलना शुरू कर दो, खुलते चले जाएंगे। तो अब जैसे आप अब अपने जो पीहर जैसे कहते हैं, पीहर आपका जो मायका है, अब इतनी सारी क्वालिटी हैं, देश में आपको लोग जानते हैं, अब जब विदेश में भी जानते हैं। हाँ विदेश में भी आप लोग जानते हैं, तो अब जैसे मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका? अब जब मिलते हैं तो मतलब अभी देखो जो अपने हैं, जो अपने माता पिता है, उनका तो ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं, वो तो खुश है। उनका तो जैसे माता पिता रहते हैं वैसे ही है, भाई बहन जैसे हैं वो भी वैसे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ रिश्तेदारों की बात करो तो मतलब उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई कुछ तो ये कहते हैं ओ हो अब तो तू तो काहे को मिला है, तू तो अब तो यूट्यूबर नहीं हो रही है, नहीं यूट्यूबर नहीं हो रही है, अब तो काहे को मिला है, अब तो वीडियो पे मिलेगी। तो वो एक रिएक्शन उनका रहता है। दूसरा उनका ये रहता है कि भाई कुछ जो मतलब एजुकेटेड हैं वो खुश होते हैं, उनको लगता है कि हाँ अभी चलो एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो आप, तो मतलब हम तो नहीं कर पाए चलो आप कर रहे हो। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो इच्छा है ना, खाली मेरी नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी इच्छा होती है कि भाई वो कुछ करें, और या गीतों के थ्रू के माध्यम से करें, या अपना जो हमारे लोक नृत्य है उसको करें, या लोक संस्कृति को दिखाएं। तो मतलब मैं अगर ये कहूँ जो मेरी जर्नी रही वो बहुत सी लड़कियों को रास्ता दिखा रही है कि हाँ वो भी बिंदास रूप में ओढ़ना ओढ़ सकती हैं, बिंदास ओढ़ना ओढ़ के कहीं भी जा सकती हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम मैं ये कर पाई कि हाँ मैंने अगर ओढ़ना ओढ़ना शुरू किया तो उनको ये लगता है कि हाँ जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने किया हुआ है MA B.Ed। MA B.Ed। यूट्यूब पर आप लोग ये लोकगीत गाते हो, लोकगीत है क्या वैसे? देखिए लोकगीत वो होते हैं जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे शादी ब्याह में, हमारे छोटे मोटे कई फंक्शंस में जो गीत गाए जाते हैं उसको लोकगीत कहते हैं। और ये लोकगीत आपको हर उसमें मिल जाएंगे, जिसको कि परंपरा आप कहते हैं, परंपरा हो गई, संस्कृति हो गई। तो एक किसी भी कम्युनिटी की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसमें लोकगीत का बहुत महत्व होता है। और लोकगीत आपके हर ओकेजन के लोक गीत गाए जाते हैं। हर पहले तो अब तो आजकल आप डीजे चला लेते हो, डीजे चल गया जी, उसी पे सब डांस कर देते, कुछ भी चल जाए उस पे डांस करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे अब आजकल गेहूं कट रहे हैं, गेहूं काटने महिलाएं जाती हैं, आप देखो सुबह वो 4 बजे निकल जाती हैं घर से, क्यों? क्योंकि फिर धूप हो जाती है बहुत ज्यादा। जब वो घर से निकल के वहां गेहूं काटने जाती है तो गेहूं काटती रहती है तो गीत गाती रहती है। तो ये एक हमारा लोकगीत हो गया। पहले पानी भरने जाती थी कुएं पे, तो कुएं पे पानी भरने जाती थी, 4-5 महिलाएं इकट्ठे होके जाती थी। अगर आप देखोगे बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें एक ये वाला गाना अगर आपने सुना होगा, पीतल की मेरी गागरी, पीतल की मोरी गागरी
दिल्ली से मोले मंगाई रे, ये हमारा लोकगीत है। और वो राजस्थान की वो होती है महिला है जो इस गीत को गा रही है। वो हमारी हिंदी पिक्चर है, उसमें आप देखोगे पुराने उसमें तो ऐसे ही महिलाएं जब पानी भरने जाती थी तो गीत गाती हुई जाती थी। आज नवरात्रि का आज दूसरा नवरात्रा है और कल भी आप लोगों ने अपलोड किया था गाना फर्स्ट नवरात्रि पे ही, तो आज भी एक गुनगुना दें गीत माता रानी के लिए। हाँ बिल्कुल, जो हमने कल डाला था वो वाला था, हमको भी देना सुहाग सुहाग मेरी मैया, हमको भी देना सुहाग सुहाग मेरी मैया, जैसा सुहाग रिद्धि सिद्धि को दीना, जैसा सुहाग रिद्धि सिद्धि को दीना, गणपत मिले भगवान भगवान मेरी मैया, गणपत मिले भगवान भगवान मेरी मैया, बहुत अच्छा। हमको भी देना सुहाग सुहाग मेरी मैया। पूरा गीत आप YouTube पर सुनो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पूरा गीत आपको मिलेगा बिंदास गुजरी YouTube चैनल पर, जाकर के सर्च करिए और अभी चलाइए। बिंदास गुजरी जो नाम आपने रखा, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, बिंदास का मतलब होता है कि जो किसी की ना सुने अपने मन की करे। तो हमने ये जब चैनल शुरू करने वाले थे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि कुछ नाम होना चाहिए भाई, खाली मैं अपने नाम से नहीं चला सकती कि सुनीता खटाना, क्योंकि हम एक टीम हो गए थे, 3 लोग थे, तो हमें एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करनी है। हमें अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो वहाँ हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो भी ज़रूरी था कि भी कैसे पता लगे कि आप किस कम्युनिटी से आते हो। तो हमने मेरे मुंह से एकदम से निकल गया बिंदास गुजरी, सबको पसंद आया तो हमने इसका नाम रख दिया बिंदास गुजरी। बिंदास का मतलब है जो अपने मन की करे, बिंदास, जो किसी के दास ना हो, किसी का दास ना हो। किसी के दास ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जितने भी लोकगीत गाए हैं, हमने लगभग आपके सारे गीत जो है वो यूट्यूब पर सर्च करे हैं, हमने वॉच किए हैं, देखे हैं। अधिकतर क्या बल्कि सारे लोकगीत जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं। हर लोकगीत कुछ ना कुछ मैसेज देता है और हर गीत में आपके सर पे जो पल्लू है, कोई भी ऐसा गीत नहीं है जिसमें से पल्लू हटा हो। ये जो गुजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, वो पल्लू नहीं हटा। ऐसा कुछ विशेष कि मतलब हमें ऐसा ही करना है या इत्तेफाक? नहीं, इत्तेफाक नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही करना है। ये हमारी संस्कृति है। अच्छा। ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने कल्चर को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं उसी पहनावे में रिप्रेजेंट करूँ जो हमारे यहाँ पहना जाता है, जो हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान है, इसलिए हमने इसी में ही अपने सारे गीत इसी में किए। आपको लोक गीत के अलावा और कौन कौन से म्यूजिक पसंद है या गीत पसंद है या गाने पसंद है? मुझे लोकगीत के अलावा पुराने गीत बहुत पसंद है। अच्छा। अगर आप कभी देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैं कई बार किशोर कुमार के, लता मंगेशकर के गीतों पे रील बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे बहुत पसंद है। जब आप लोग लोक गीत गाते हो, आपके साथ 2 महिलाएं और हैं, वो कौन है? हाँ, जो वो 2 महिलाएं हैं, एक तो मेरी देवरानी है। मतलब देवरानी, अगर मैं रिश्ता बताऊं तो आजकल तो एकदम करीबी रिश्ते खत्म हो रहे हैं और वो हमारा रिश्ता इतना, मतलब आप हैरान हो जाओगे सुन के। मेरी जो दादी सास थी, उनके भाई के पोते की बहू है वो। हैं? मतलब जैसे मैं दादी सास हो गई ना, मैं उनके पोते की बहू हूँ और वो उनके भाई के पोते की बहू है। मतलब मेरे जो ससुर जी थे उनके मामा के बेटे की बहू है। समझ गए या दोबारा पूछें? अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा शुरू करो, ब्रेन की ना ये वो हो जाएगी एक्सरसाइज। दादी सास के भाई के पोते की बहू है जो मेरे साथ गीत गाती है और वो मेरी देवरानी लगती है। और जो ढोलक बजाती है वो मेरी फ्रेंड भी है और वो ARP है, BSA में टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, बहुत अच्छी मैथ्स की टीचर है और उसने डबल MA किया हुआ है, मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मतलब हम
तीनों ही एजुकेशन में कहीं पे भी पीछे नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब हम ओढ़ना ओढ़ते हैं तो हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं। कई लोगों की कमेंट भी आई है, बहुत लोगों की इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आती है कि अनपढ़ गंवार औरत पढ़ ले, अच्छा। पढ़ाई लिखाई कर ले, अपनी कम्युनिटी को पढ़ा ले। तो मुझे मतलब हंसी भी आती है और कहते हैं ना, तरस आता है मुझे उनकी सोच पे कि आप मतलब क्या सोच के ये करते हो। मतलब सामने वाले को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी भी। ये मेरी सोच रही है हमेशा से कि सामने कोई भी बंदा कुछ भी, अगर वो आप समझो सड़क पे झाड़ू लगाने वाला भी है ना, उसको भी अंडर एस्टिमेट मत करो। वो जो झाड़ू लगाने वाला ना आपकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 2 दिन ना आए ना तो आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। और हम उन्हीं को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको गाली देके निकलते हैं। और बहुत से लोगों की ये सोच है कि अगर ओढ़ना पहन के जा रही है ना तो ये अनपढ़ है, गवार गुजरी। नहीं, अपने दिमाग से निकाल दो, हमारे यहाँ कोई गवार नहीं है। और गवार की डेफिनेशन क्या होती है? गवार मतलब जो गांव से आता है। मुझे ये बता दो, जो मुझे गवार बोलते हैं, अपने पीछे की 10 पीढ़ी देख लो कहाँ से आई थी। हमारा तो हिंदुस्तान गांव से ही बना हुआ है, पूरा भारत गांव से बना हुआ है। शहर कब आए? तो अब जो शहर में पैदा हो रहे हैं ना वो चूजे, वो ये समझते हैं कि भाई हम तो शहरी हैं, हम तो शहर के ही हैं, इसी मिट्टी से बने हुए। गलत फहमी में हो आप सब लोग। उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, आप लोगों को पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत है। हमारे यहाँ जो जो बड़े बूढ़े थे ना, वो ये कहते थे कि पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हो, पढ़ो कम गुणो ज्यादा। इसका मतलब समझते हो? पढ़ाई क्या, हम क्या करते हैं आजकल? रट्टाफिकेशन, रट्टा मारते हैं बच्चे आजकल, रट्टा मारते हैं। अगर आप उनसे पूछे लग जाओगे ना, आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे तो भागे जा रहे हैं लेकिन पीछे का सब खत्म, कुछ नहीं पता पीछे क्या है। क्योंकि रट्टा लगा लिया, पेपर में दे आए, लिखाए, नंबर आ गए, काम खत्म, भूल गए क्या है। वो हमारे समय में नहीं होता था। हमें गुण, उसके गुण भी हमें निकालने जरूरी होते थे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें गुण क्या है, क्या विशेषता है उसकी, वो हमारे साथ रहनी चाहिए। तो वो तो अब उनको अच्छे समझ में आ गया होगा तो वो पढ़ाई शुरू कर देंगे अब। हाँ, हमारा अगला सवाल है, दर्शकों का अगला सवाल है। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, टीचर भी हैं, और अगर हम पीछे वक्त की बात करें कोरोना के टाइम की, तो उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत मदद करी है लोगों की। मैं जानना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि आपने सोशल वर्क में और उस वक्त में कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया, लोगों की कैसे कैसे हेल्प करी। देखिए, मैं एक टीचर भी रही हूँ, स्कूल चलाया है, और मैंने स्कूल के साथ साथ जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, ज़रूरतमंद महिलाएं होती हैं, उनकी भी मदद करी है। चाहे वो किसी भी तरीके की मदद हो सकती है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को किताबों की ज़रूरत है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है। मेरे यहाँ तक जो पहुँच जाता था वो खाली हाथ नहीं जाता। कोरोना में जब ये कोरोना काल आया, कोरोना का समय, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब संकट था, सभी को पता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, अपने घर में मैंने खुद, जब लॉकडाउन हुआ तो मतलब हर जगह ये दिक्कत आ रही थी कि जो गरीब थे, जो मजदूर थे, वो वहीं के वहीं रह गए थे। सभी को पता है कि मजदूर पैदल भी निकल गए थे अपने अपने घरों में। तो हमने उनसे ये कहा, जो हमारे आसपास थे मजदूर, कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें खाने की दिक्कत होगी हम देंगे, तुम यहीं पर रहो, बाहर मत निकलो। कभी भी ज़रूरत पड़े, आधी रात को भी ज़रूरत पड़े, तो घर की घंटी बजा देना, खाने को मिलेगा। तो हमने उनको राशन पूरा, सब्जियां, आलू, प्याज, हमने घर बोरियां मंगा के और हमने पैकेट्स बना बना के उन लोगों को दिए थे। तेल, चीनी, चावल, चाय पत्ती, हल्दी, नमक, मतलब जो भी हो सका हमने उन लोगों को दिया। क्योंकि सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो उस सरकारी मदद को ले नहीं पा रहे थे। उनकी बहुत सारी दिक्कत थी। कुछ लोगों को शर्म आ रही थी कि भैया खाना बना हुआ मिल रहा है, उसको लेके कैसे आए। क्योंकि देखो, बेशक गरीब थे, लेकिन उनकी हर सबकी अपनी अपनी एक डिग्निटी होती है कि भैया कैसे जाके हाथ फैलाएं। क्योंकि वो समय ऐसा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा। तो किराया, सरकार ने तो बोल दिया भाई 3-3 महीने का किराया नहीं लेना, लेकिन सिर्फ किराया थोड़ी होता है। खाने को जो डेली वेजेस वाला इंसान होता है उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वो हमने देना शुरू किया राशन।
कुछ और लोग भी आए, उन्होंने कहा जी हम देना चाहते हैं, तो उनके साथ भी हम लोगों ने दिया। अपने घर से मतलब जो किया, मुझे नहीं मालूम मैंने कितना किया, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस देते रहे, करते रहे। जो हमारे सामने आया, किसी ने कहा हमें ये चाहिए, लो जी, हमें वो चाहिए, ये हमारे पास ये नहीं। दवाइयाँ तक भी हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाई। दवाइयाँ हम खुद खरीद खरीद के लोगों तक हम दवाई के पैकेट्स बना बना कर देकर आते थे। और लोगों को खाने की जब दिक्कत आई कि कुछ लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे गांव के अंदर, तो हम लोगों ने जो गांव से संपर्क करके, कुछ लोग थे हमारे गांव में, क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ तो गांव में जानती हूँ, फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने मतलब जब मैंने एक बार फ़ोन किया पहली बार, तो उनका वो रुआंसे से हो गए कि हाँ दीदी, है तो बहुत सारे लोग, ये तो खाना भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों ने 3-3 4-4 दिन से खाना नहीं खाया। तो फिर हम लोगों ने मतलब मिलके नोएडा अथॉरिटी के साथ, कुछ ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलके उन लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट कराया, पुलिस ऑफिसर्स से मिलके उनसे बात करके उनके खाने का वहाँ तक खाना पहुँचाया। तो मतलब ये था कि जो हो सका, जो संभव कोशिश हम कोरोना में हम कर पाए, हमने सबकी मदद की। राशन दिलवाने से, कुछ लोगों के मतलब जैसे पता चला था तो राशन पहुंचाना, सीनियर सिटीजन्स को खाना नहीं मिल रहा था, सब्जियां नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, तो वो हमने बिना घर से निकले हुए हमने कांटेक्ट से ही की, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने बहुत सारे नंबर्स इन्होंने रिलीज़ किए थे कि दवाइयाँ चाहिए तो यहाँ फ़ोन कर दो, सब्जियाँ चाहिए तो यहाँ कर दो, दूध चाहिए तो यहाँ कर दो। तो अरे वो सारी लिस्ट हमारे पास थी, तो हम लोग फटाफट उनको कॉल कर देते थे और लोगों तक चीज़ पहुँच जाती थी। तो एक ये था कि हमारे ज़रिए, मुझे लगता है कि भगवान ने हमारे ज़रिए बहुत से लोगों की मदद करवाई, और मैं तो मतलब शुक्रगुज़ार मानती हूँ भगवान का कि हाँ, हमारा हाथ ऐसे था, ऐसे नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, और इस पर भी देखना बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे। चलिए, अब जैसे कि आप एक सेलिब्रिटी के रूप में आपको लोग देखते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं कभी फैमिली के साथ या कभी किसी काम से, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलता है। हाँ। तो उस वक्त तो आपसे कोई फोटो खींचने के लिए या सेल्फी लेने के लिए बोलता होगा, या पहले से ही मोबाइल लेकर के तैयार हो जाता कि मैम प्लीज एक फोटो, या दीदी एक फोटो, तो उस वक्त कैसी फीलिंग आती है आपको? मुझे ना उस वक्त ये फीलिंग होती है कि मतलब मैं कुछ ऐसा कर पाई कि हाँ, आज समाज के मतलब वो समाज का वो वर्ग, मतलब जो मेरे ख्याल से कभी मैं उन तक नहीं पहुंच पाती। नॉर्मल अगर मैं सिर्फ पढ़ाई भी कर रही होती है, तब भी पढ़ा भी रही होती बच्चों को, या स्कूल भी चला रही होती, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती। मतलब आप राजस्थान के उस छोर तक, जहां तक मैं मतलब अगर जाऊं भी तो मेरे लिए मुश्किल होगा, वहां तक के लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, देखो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों में से एक हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब मिलते हैं मुझसे, फ़ोटो भी खिंचवाना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं कि भाई फ़ोटो चाहिए आपकी, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग जो हैं कभी भी किसी भी समय फ़ोन कर देते हैं, अगर बाई चांस उनको फ़ोन नंबर मिल गया, तो वो समय नहीं देखते, और उनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं होता है। फ़ोन करेंगे, हाँ जी सुनीता खंडाना जी, हाँ जी, क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं कर रही जी, आप बताइए आपको क्या काम था? कुछ नहीं जी, क्या कर रहे हो जी? आपसे बात करनी थी, बताइए क्या बात करनी है? मतलब उनके पास कुछ नहीं होता है बात करने के लिए। तो मेरा बस ये है कि अगर आपको नंबर मिल भी जाए, सबसे पहले तो समय का ध्यान रखें प्लीज़। रात को 12 बजे, 1 बजे कोई समय नहीं होता कि आपके पास जब भी नंबर मिल गया फ़ोन किया, फ़ोन कर दो, उठा लेगा कोई। अच्छा, रात 12-12 1-1 बजे 12-1 बजे ही फ़ोन आ जाते हैं आराम से। अच्छा। तो अगर आपने नहीं उठाया 2 बार, 3 बार, 4 बार फ़ोन, मतलब कंटिन्यूअसली फ़ोन करेंगे। फिर वो कमेंट में लिखते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। एटीट्यूड आ गया। ये एटीट्यूड नहीं है। पहली बात तो मैं इसको अपनी भाषा में बदतमीज़ी कहती हूँ, कि खुद के बच्चे जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं करते हैं। दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। खुद मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि 10 बजे सो जाती है। भाई मेरा दिन भी 5 बजे शुरू हो जाता है सुबह। तो वैसे भी मुझे मतलब नॉर्मली भी 12 बजे किसी को फ़ोन करना, अनलेस कि कोई इमरजेंसी है, मुझे नहीं लगता कि किसी को फ़ोन करना चाहिए। क्योंकि एकदम तो वैसे ही घबराहट हो जाती है, 12 बजे किसी का फ़ोन आ गया आधी रात, 12 बजे तो आधी रात हो जाती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास समय नहीं रहा हो और कोई चाहता हो कि नहीं हमें तो अभी वीडियो बनानी है या सेल्फी लेनी है या बात करनी है? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं।
मतलब ऐसा तो हाँ फोन पे जरूर हुआ है अच्छा। कि फोन लोगों ने मतलब कुछ किया है, तो मैंने कई फोन फिर ब्लॉक भी किए हैं कुछ, मुझे नहीं मालूम कहाँ से उनको फोन मिल अधिकतर जाता वैसे है। यही होता है कि जब लोग बस ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर है या कोई यूट्यूबर है या जो भी है, उसको किसी वक्त कॉल कर दिया जा हाँ सकता है और जब मन करे तब बात कर लो। ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, काम है। अच्छा, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? देखिए मेरी दिनचर्या सुबह शुरू होती है 5 मैक्सिमम 5:30 बजे शुरू हो जाती है। उठ जाते हो? हाँ 5:30 उठ जाते हैं और अपना मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद हमारा योगा एक्सरसाइज होती है और अगर समय मिल गया तो वॉक भी करने निकल जाते हैं, फिर अपना ब्रेकफास्ट खाना वगैरह भी जो भी बनाते हैं, फिर अपना काम आगे बढ़ते हैं। और खाने में क्या क्या पसंद है आपको? देखो जी खाने में मुझे ज्यादातर देसी खाना पसंद है, जैसे कि आलू की चटनी होगी, गर्मियों में पुदीना प्याज की चटनी हो गई, छाछ हो गई, रोटी, और आपकी सर्दियों में साग। इंस्टाग्राम पर हाँ रील भी है। आलू की चटनी बनाई थी शायद आपने ना? हाँ। और उसमें आपने शायद एक गाना भी गुनगुनाया था, हम्म। और साथ में ये भी कहा था कि खाओ आलू की चटनी और मौज करो। और मौज करो। देखो मैंने पिछले साल भी बनाई थी आलू की चटनी, लेकिन मैंने वो बताई नहीं थी कैसे बनाते हैं, मैंने खाली वो बनाई और उसमें मैंने रील डाल दी थी, लोगों को बहुत आज पसंद आई। बता दो। तो मैंने अभी जो रील बनाई थी तो उसमें मैंने बताया उनको कि कैसे बनाते हैं, तो उसमें बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई अरे आप तो लहसुन डालना भूल गई, आप तो ये डालना भूल गई। तो मैं इसको बताती हूँ आपको कि मतलब चटनी खाई क्यों जाती है। देखिए चटनी जो है वो है अभाव का खाना। अभाव मतलब दोनों तरह से, पैसे का भी अभाव और सब्जियों का भी अभाव। अब जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम आप चटनी खा रहे हो, ये टाइम अभी आप गांव में जाकर देखो, जो भी लोग शहर में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं उनको तो पता है, जो शहर में रह रहे हैं जाकर देखो कि जो किसान है खेत में पड़ा हुआ है, उसकी रात खेत में होती है, वो वहीं सोता है वहीं उठता है, सुबह उठ के कटाई लगने लग जाता है। जो हम गेहूं बड़े मजे से खाते हैं ना, जो रोटियां हम रिजेक्ट कर देते हैं, अभी जाकर देखो उनको जो भी खाने को मिल जाए वो खा के और वो फटाफट लग जाते हैं कटाई करने। तो ये जो चटनी है आलू की चटनी है अभाव की चटनी। और इसमें जो इंग्रेडिएंट आप डालते हो ना, कोई कह रहा है धनिया डालो, कोई कह रहा है हींग डालो, कोई कह रहा है ये डालो, भाई उस टाइम 2-3 चीजें अवेलेबल होती हैं। आलू को वो क्या करते हैं कि रात को वो आग जलाते हैं, क्योंकि जहाँ सोते हैं वहां मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सब होते हैं, तो इसलिए आग जलाई जाती है, रात भर आग जलती है, उसमें आलू डाल दिए, वो आलू भुन जाते हैं, सुबह उठे वो आलू छीले और वहीं पे उनका वो सारा अरेंजमेंट रखते हैं, पत्थर और वो पीसा, लाल मिर्च वहाँ पॉलीथीन में बांध लेते हैं जाके, नमक बांध दिया, और छाछ होती ही होती है। वो अपनी एक भैंस और गाय लेके ना वहीं पे बैठे हुए हैं इस टाइम खेत में ही, वहीं दूध निकाला, वहीं दही जमाई और अपना छाछ बनाई और चटनी बनाई और रोटी पे रखी और खाई। ये उनका खाना है। तो चटनी अभाव का खाना है। चटनी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो चटनी टेस्ट के लिए नहीं है। हाँ आप लोग अब आजकल टेस्ट के लिए सब चीजें खाने लगे हो, पहले चटनी एक जरूरत होती थी कि पेट भरना है। दूसरी चीज है कि ये जो चीजें खाई जाती हैं ना तो लू लगती है, ना डिहाइड्रेशन होती है, ना आप लोगों को जो अभी ना थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी बाहर निकल जाओगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, सनबर्न हो जाएगी, वो सब कुछ नहीं होता। शरीर अंदर से ठंडा रहता है, ये हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। इसलिए ये सब चीजें किसान ये सब चीजें खाता पीता है। और हम सोचते हैं अरे भैया टेस्ट बना रहे हैं, चटनी में लहसुन भी डालो, हींग भी डालो, प्याज भी डालो, धनिया भी डालो, भाई इतनी सारी चीजें रखेगा कहाँ वो बेचारा। लाल मिर्च होती है सूखी पीसी, आलू पीसा, दही डाली, नमक डाला, बन गई चटनी बन गई। फर्स्ट क्लास। चाय कॉफी भी पसंद है आपको? मुझे कॉफी बहुत पसंद थी, कुछ समय पहले मैं बहुत पसंद करती थी, कैपेचिनो मेरा मतलब फेवरेट था, तो फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा। वो ऐसा होता था कि कैपेचिनो की मतलब एक वो ना इंटरेस्टिंग वो रहती थी कि मैं बाहर जाती थी, नेस्कैफे का जो ये रहता है इसमें मुझे कैपेचिनो बड़ी पसंद आती थी। तो मैं कॉफी डे जो ये आपका वो आउटलेट्स होते हैं, हाँ हाँ। तो कैपेचिनो में पीती थी वहां पे। अच्छा। तो अब मेरे साथ में जाने के लिए कोई नहीं होता था तो मुझे लगता था कोई साथ में जाने को नहीं होता, अकेले मुझे मजा नहीं आता था। अच्छा। हस्बैंड के पास कभी टाइम मतलब नहीं था उनके पास टाइम, क्योंकि पहले तो जॉब का तो आपको पता है, प्राइवेट जॉब में तो टाइम कुछ नहीं होता, पता ही नहीं होता कब। बच्चे अपने अपने उसमें कि भाई दोनों ही बच्चे मेरे पढ़ाई में भी और कोकुलर एक्टिविटीज में भी काफी
वो हैं दोनों। मतलब स्कूल के बाद उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती थी और रात को 9-10 बजे घर आते थे दोनों के दोनों। तो मैं अकेली पड़ जाती थी, मैंने पीनी छोड़ दी। अच्छा। हाँ चाय आपका में फेवरेट कलर कौन सा है? सी ग्रीन। सी ग्रीन। सी ग्रीन। सी ग्रीन। सी ग्रीन। अच्छा, घिया कलर जिसको आप घिया कहते कलर। हो। अच्छा अच्छा। और घिया की और सब्जी? घिया भी फेवरेट है। घिया भी फेवरेट। अच्छा, और मीठे में? मीठे में तो हमारे गुजरों का फेवरेट है जलेबी। अच्छा। जलेबी और गुड़। गुड़ तो डेली चाहिए। अच्छा, और घूमना कहाँ पे ज्यादा जाते हो आप लोग घूमने? घूमने के लिए मुझे हिल स्टेशंस और जहाँ पे नदी हो, मेरा फेवरेट। मतलब वो कोई भी प्लेस हो, नदी होनी चाहिए, पहाड़ होनी चाहिए, फेवरेट प्लेस हो जाता है। अच्छा, तो फैमिली के साथ जाना ज्यादा पसंद है या नहीं, फैमिली के साथ। अच्छा फ्रेंड्स के साथ मैं कभी नहीं गई और मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा। फैमिली के साथ जाती हूँ। घर के अंदर आप मतलब ऐसे ही रहते हैं या कुछ बदलाव रहता है? नहीं, ऐसे ही रहती हूँ। बिल्कुल। हाँ, मतलब मुझे तैयार होके रहना पसंद है। अच्छा। मुझे ऐसे ही नहीं, मतलब वो मेरी भाषा में मैं उनको झल्ली बोलती हूँ। हाँ। झल्ले मतलब लड़कों को भी बोलती हूँ, जो आजकल एक नया फैशन चला है, शॉर्ट्स और टी शर्ट में पूरा दिन घूमते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद। हुक्का पीती हो आप? नहीं। हुक्के की फोटो है आपकी? हाँ, फोटो है, वो एक शूट था। अच्छा, शूट की तो है। हाँ, शूट के लिए उन्होंने किया था, तो मैं मतलब जब तक वो मेरे सामने भी रहा तो मुझे उससे स्मेल आ रही थी। अच्छा। तो मैंने लिखा भी था नीचे कैप्शन में उसमें कि भाई मैं पीती नहीं हूँ। मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं पीता। अच्छा। कोई भी नहीं पीता। और मतलब उसकी स्मेल एक बहुत स्ट्रांग वो आती है मुझे। तो मैंने उसको बोल दिया था कि मैंने कहा भाई तो मुझे हुक्का क्यों पिला रहा है? कह रहा है अरे दीदी क्योंकि गाँव की वो दिखाना है कि भाई सास है तो इसलिए हुक्का जरूरी है। लोग बताते हैं आपका घर बहुत सुंदर है अंदर से बाहर से भी। देखने वालों की नजर है, आप किसी भी चीज को किस तरीके से देखते हो। पेड़ पौधों का आप लोगों को बहुत शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। पेड़ पौधे में मतलब मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, मतलब हम लोगों को इतना शौक, हम लोग नेचर लविंग आप कह सकते हो। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मतलब इनको हम बचाने में भी लगे हुए हैं। दोनों क्या, चारों मैं कहूंगी, मेरे बच्चे भी हैं बहुत, उनको पेड़ पौधे उनको भी बहुत पसंद है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी सीजन शुरू हो गया गर्मियों का, अब आप देखोगे कि अब लौकाट आ गया, आम आ गया, और आपकी संतरा है, और आगे लीची आ जाएगी। हम इनके बीज रखते हैं, और जब भी हम घूमने जाते हैं कहीं पे भी, तो जो जैसे जो पहाड़ एरिया में जाते हैं तो वहाँ के जो फ्रूट होते हैं, वहाँ जैसे आड़ू हो गया, सर्दियों में आड़ू वगैरह भी रख लेते हैं, वो सब गर्मियों का आड़ू आएगा, प्लम आएगा, तो ये सब चीजें हम वहाँ पे बीज फेंकते चले जाते हैं। और बरसात में हम लोग पौधे जरूर लगाते हैं। अच्छा। जरूर लगाते हैं, चाहे 50 हो गए, 100 हो गए, जितने हो जाएं। और ये जरूरी नहीं है कि आज लगाया तो कल नहीं लगाएंगे, जितने मिल जाते हैं उतने हम पौधे, हम सड़क के किनारे जहां जगह मिलती है हम लोग, मतलब गाड़ी में खुरपी और पौधा तैयार रहता है और लगाते चले जाते हैं। गाड़ी में रखते हो? गाड़ी में खुरपी और पौधा, मतलब हम जैसे जब जब भी कहीं बाहर जाएंगे, जैसे अब लोकल अभी घूम रहे हैं तो लोकल में नहीं, बल्कि लोकल में भी मेरी ये नजर रहती है कि मैं जब जाती हूँ कहीं पे भी, मैं देखती हुई जाती हूँ, कहीं पे पौधा लगाने की जगह है तो मैं वहां पौधा लगा दूँ। अच्छा। तो मतलब वहां पौधा लगाती हूँ। दूसरा है, गाड़ी में बोतल रहती है, पानी की बॉटल। वो मतलब जैसे हम सड़कों पे जाते हैं, रेड लाइट पे आप देखा होगा कि लोग ज्यादातर पानी वगैरह तो मिलता नहीं है, भाई भीख तो सब दे देते हैं, तो मैं पानी की बॉटल रखती हूँ और बिस्किट रखती हूँ। क्योंकि कुछ भी नहीं मिला, गर्मी इतनी वो होती है जबरदस्त की भी, अगर एक बार लग गई इंसान को तो बड़ी ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बिस्किट और पानी उनको दे देते हैं। कोई पेड़ पौधा देखती हूँ कि सूख रहा है, कुछ हो रहा है, तो अच्छा। उसमें पानी डालना। मतलब नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। किसी पेड़ को मतलब मैं मरते नहीं देख सकती। मतलब इतना बुरा मेरा, मतलब आप कह दो कि इतना बुरा हाल है कि अगर माली आता है ना, उसको पहले से ही ये इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, ये पेड़ नहीं कटना चाहिए। अच्छा। ये कटेगा और ये नहीं कटेगा, अगर ये काट दिया ना, मतलब 2-3 माली में इसी बात पे निकाल चुकी हूँ कि जब मैंने मना किया तो काटा क्यों। इसीलिए बहुत सारी संस्थाओं ने आप लोगों को सम्मानित भी करा है। हाँ, मेरे पास लीगली डाटा है, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया है, बहुत लोगों से जानकारी मुझे मिली है। सारी चीज़ें मैं भी नहीं बता सकता, वरना फिर से कमेंट्स आने लगेंगे। हैं? तो कमेंट्स तो जरूरी हैं। हाँ, कमेंट्स बहुत अच्छे जरूरी कमेंट्स है। करना तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखो, अच्छाई बुराई की पहचान जब होती है, अच्छाई की बुराई पहचान जब होती है जो बुराई आने लगे। और दूसरी चीज है, जब कमेंट जो लोग करते हैं, मुझे लगता है कि जो लोग आपको किसी भी चीज के लिए पिन पॉइंट करते हैं, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा ध्यान से देखते हैं।
कि अगर उन्होंने सवाल उठाया किसी भी चीज के लिए, आपके ऊपर सवाल उठाया, तो वो आप ध्यान से सुनो अपनी उसको वीडियो को या देखो, और आपको वो गलती मिल जाएगी। हाँ, और खास तौर से वही लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते होंगे आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कपड़ों को लेकर के, ओढ़ने को लेकर के, या जो ज्वेलरी आप दिखाते हैं, ये मतलब पहनते हैं, दिखाते नहीं मतलब पहनते हैं जो है, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, मतलब कमेंट्स कैसे आते हैं? हाँ, मतलब लोग ये कहते हैं कि जेवर पहन के बैठी है, दिखा रही है, दिखावा कर रही है। अच्छा। और ओढ़ने के लिए भी आते हैं कि भाई, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई खाली रील बनाने के लिए ओढ़ना ओढ़ती हो, वैसे भी ओढ़ती हो। कुछ लोग कहते हैं कि ओढ़ना ही गुजरों की पहचान क्यों है, आप क्यों हमेशा ओढ़ने में ही रहते हो, आप क्यों कहते हो कि ओढ़ना ही पहचान है हमारे गुजरों की। तो मतलब मेरा ये है कि देखो, जेवर मैं इसलिए पहनती हूँ कि जो हमारे जेवर हैं ये सुनार की दुकान से भी गायब हो गए, इसलिए मैं पहनती हूँ। ये मैंने स्पेशली ऑर्डर पे कुछ बनवाए हैं, कुछ मेरे पास हैं जो मेरी सासू माँ ने चढ़ाए हैं पुराने, तो कुछ मेरी मम्मी ने भी दिए, क्योंकि मेरी मम्मी को शौक था कि मैं पुराने जेवर दूं, और मुझे ये शौक था कि जब मेरी बहन की शादी हुई तो मम्मी ने कुछ जेवर बना के रखे हुए थे, तो दीदी ने बोला मैं नहीं पहनूंगी ये। मैंने मम्मी को बोला कि ये मेरे लिए रखो। अच्छा। क्योंकि वो पुराने वो थे, मतलब ट्रेडिशनल थे, वो पुराने नहीं कहूँगी, ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ पहने जाते हैं, तो वो मैंने अपनी शादी में वो मैंने जेवर लिए। और मैंने अपनी ससुराल में भी अपनी क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी, मेरे ही बहन के देवर से मेरी शादी हुई है। अच्छा। तो तो मैंने उनसे तो मैं पहले ही बोल आपको दिया था। यहाँ पे बीच में रोकूंगा। हाँ, आपकी जो बहन के देवर हैं, तो कितने साल के बाद हुई? 3 साल बाद। 3 साल बाद। अरेंज मैरिज? हाँ, अच्छा। मतलब अरेंज है, लेकिन लोग कहते हैं लव मैरिज हुई है। अच्छा। सारे रिश्तेदार कहते हैं लव मैरिज है। अच्छी बात, उसमें बुराई क्या है? हाँ, तो मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला, जब हमारी शादी हुई तो जो मौसी सास थी तो कहने लगी कि, क्योंकि मौसा ससुर जो थे वो लड़की देख रहे थे इनके लिए, अच्छा। तो वो मौसी सास कहने लगी कि जब शादी हुई उसके नेक्स्ट डे, अरे ये बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, इनकी लव मैरिज है। तो मुझे मतलब उस टाइम तो, क्योंकि भाई नई नई शादी हुई थी, थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा भाई लव मैरिज, तो मैंने इनको बोला, क्योंकि तो बिल्कुल नहीं बात करते थे, बोलते नहीं थे बिल्कुल भी, बहुत कम, आना जाना भी बहुत कम था इनका हमारे घर में। अच्छा। अब तो दामाद हो गए हैं, तो अब तो जैसे वो बुलाते, जैसे वो, तो वही, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में किसकी चलती है ज्यादा? मेरी क्या? चलेगी और किसी की चलेगी। अरे वाह। अच्छा, आपने जो भी पहना हुआ है ये गोल्ड जो है, इनको क्या क्या बोलते हैं इनको? ये हसली होगी, जो पुराना, एक अलग मैं पहनती, 3 तरह की हसली मैं पहनती हूँ। एक तो पुराना जो हमारे यहाँ हसली टिपिकल जो पहनी जाती है, एक वो है, ठोस होती है शायद, बिल्कुल हाँ ना? ठोस होती हाँ। है वो, मतलब बहुत, मतलब प्योर गोल्ड की होती है बिल्कुल। ये भी प्योर गोल्ड की है, बट ये ठोस नहीं है, ये पाइप है पूरा, और वो पूरी ठोस भी होती है, पाइप भी होती है, लेकिन ज्यादातर ठोस ही पहनी जाती है। दूसरी है, इसको बोलते हैं कंठा। कंठा। कंठा है ये। और ये है मोहर। मोहरे। मोहर। अच्छा। एक और है, मैंने पहनी नहीं है, वो रामनवमी बोलते हैं उसको। अच्छा। पैरों में भी पहनते ना, वो बहुत। हाँ, मोटे मोटे हाँ कड़े, हाँ हाँ वो तो हाँ। बहुत सारे हैं, नेवरी, पाती, बचपन में मैंने देखे हैं पहनते हुए झांझर, बहुत। और आपका गुड़सल पट्टी, हम्म। पाजेब, और एक होती है बम्बई पजेब, वो मतलब पायल जैसी होती है लेकिन बहुत चौड़ी होती है, इसलिए बम्बई पजेब बोल देते हैं। और कड़ी, कड़ी। नेवरी, कड़ी, नेवरी, पाती, और एक वो होती है शैतान बाजे। शैतान बाजे उसको इसलिए बोलते हैं कि वो तार से होते हैं, घुंघरू बहुत होते हैं, तो वो छन 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 करते हैं, तो इसलिए शैतान बाजे बोलते हैं उनको। आपके पास गाड़ियां भी काफी हैं, तो गाड़ियों के साथ भी आप बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। कई बार आप थार में जो है आप चला रही होती हैं, और जब आप गेटअप में होती हैं पूरे बिल्कुल गुजर वाले में, और आप रोक देती हैं गाड़ी पे, रोड पे ही, तो उसको लेकर के लोगों के कुछ कमेंट्स आते होंगे। हाँ, लोगों के वैसे कितनी कमेंट्स। गाड़ी हैं आपके पास? कितनी गाड़ी है मेरे पास? गुजर है भाई। क्या बात। देखो, गाड़ियों का तो ऐसा है कि गाड़ियों का शौक मुझे बचपन से रहा है, बहुत शौक रहा है, बहुत शौकीन रही हूँ। और मेरे पिताजी का ये था कि भी मेरी बेटियों को मैं गाड़ी सिखाऊं, मेरी दोनों बेटियों को गाड़ी आनी चाहिए। वो बेटों के लिए वो कहते थे ये तो अपने आप सीख लेंगे, इनको नहीं सिखाऊंगा। तो उन्होंने स्पेशली, मतलब हम लोगों को गाड़ी सिखाने के लिए ड्राइवर रखा था पापा ने,
कि भाई इनको शाम को रोज लेके ही जाना प्रैक्टिस और पेट्रोल की तो दिक्कत होती नहीं होगी क्योंकि पेट्रोल पंप खुद के हैं। हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी भगवान की दया से। तो मतलब मैं कह रही हूँ ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा, मतलब मैं कह तो एक अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो शानदार रहा, बहुत मजेदार। मतलब माता पिता ने कभी कोई किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई भी डिमांड करती थी तो मेरी पूरी हो जाती थी। और भगवान की दया से शादी के बाद भी मेरे पति ऐसे हैं कि मेरी कोई भी डिमांड ऐसी उन्होंने नहीं रखी कि मैंने कहा हो पूरी नहीं हुई। पेट्रोल पंप के अलावा और क्या क्या है? ये तो मेरे मैटरनल मतलब मेरे पिताजी, मायके में? हाँ मायके का वो अच्छा, है अच्छा। ये तो मायके का है ना। यहाँ ससुराल में तो हम फार्म हाउस भी है आपके पास में? हाँ फार्म हाउस है, वो तो मेहनत की कमाई है भाई, कमाते नहीं रहते मतलब हैं और वैसे करते रहते हैं। दर्शकों को, तो क्योंकि आपकी कुछ वीडियो से देखी है मैंने भी जो फार्म हाउस की हैं वो। और हाँ फार्म हाउस मतलब ऐसे कह सकते हो आप कि गांव में हमारा एक घर है अंदर जाके। तो उसमें क्या है कि गांव में वो गांव में आप खटाना है, हाँ सॉरी हाँ नहीं मैं अवाना हूँ, मेरे हस्बैंड अवाना, खटाना है। आपकी शादी जो हुई है वो खटाना गोत्र में हुई है। अच्छा। तो वहां पे क्या है कि गांव से हम लोग जब वहां पे फैसिलिटीज बहुत कम थी। आज से समझ लीजिए आप 27 साल हो गए मेरी शादी को, 27 साल पहले फैसिलिटीज नहीं थी, लाइट वगैरह, और मतलब आपकी शादी को 27 साल हो गए? 27 साल हो गए। तो मतलब सड़कें भी बहुत ज्यादा इतनी वो नहीं थी, और सिक्योरिटी भी का भी इशू था, रात बेरात जाना भी। वैसे तो कुछ हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डर लगता था कि सुनसान के आप देखो गांव में अगर जाते हो आसपास बिल्कुल सुनसान दिखे तो अजीब सा, लाइट दूर दूर तक नहीं दिखती थी। तो उसमें हम लोग मतलब मेरी शादी से पहले ही शहर में आ गए थे ये। मेरी अच्छा। बहन और मैं जिया जी भी, क्योंकि दिल्ली में ही उनकी सर्विस थी, हस्बैंड की नोएडा में थी, तो ये यहीं पे रहते थे। मेरी बहन और इनके 2 देवर, मतलब मेरे हस्बैंड उसके छोटा और नंद, यहीं पे रहते थे। अच्छा, जॉइंट फैमिली थी? जॉइंट फैमिली थी, यहीं अच्छा। पढ़ते थे। तो मतलब यहीं पे हम रहे, तो फिर यहीं पे ही मतलब बिजनेस हो गया, काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली यहीं पर हुई हमारी। अच्छा। तो बेटा कहने लगा, 9th में था बेटा, तो उसने बोला कि पापा हम लोग यहाँ के तो है नहीं, हम तो बाहर के हैं। क्योंकि जब वो स्कूल जाते थे तो खटाना तो अकेले एक ही मिलता था। अच्छा। बाकी सारे अवाना, नागर, भाटी यही मिलते थे। तो वो कहते पापा खटाने नहीं होते यहाँ पे, तो खटाने है ही नहीं, हम लोग तो वहाँ मतलब गाँव में तो छोड़ ही दिया, है ही नहीं गाँव में कुछ भी। फिर इन्होंने गाँव में जमीन ली। अच्छा। तो जमीन लेने के बाद फिर वो अब भाई गांव जब जाएं तो अब रहें कहाँ, क्योंकि सभी लोग अलग 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 रहने लगे। सब अपने अपने काम के हिसाब से, कोई दिल्ली में, कोई नोएडा में, कोई कहीं, सबने अलग अलग बना लिया, अपना 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 काम कर रहे हैं। तो अब बड़ी प्रॉब्लम होती थी भाई जाएं तो फिर वापस भागो। अब आप 1.5 घंटा 2 घंटा आप जाने में लगाओ, 2 घंटा फिर आने में लगाओ। तो फिर वो बनाया फार्म हाउस वहाँ पे। अच्छा। फार्म हाउस मतलब क्या कि छोटा सा घर बना लिया, ऊपर ओपन स्पेस काफी कर ली कि कभी भी जाएं तो अच्छा लगता है, 2-3 दिन वहां पे रुककर हम आते हैं। अच्छा। तो मतलब ये है कि गांव से हमने अपनी जड़ें जमा कर रखने के चक्कर में ये वो सब बनाया, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम गांव से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें वहां पे जमी हुई है। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि गाँव में लोग निकल रहे हैं गाँव से बाहर, भाई गाँव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कह के कि हाँ गांव में कुछ भी नहीं है हम बाहर निकल जाएं। आपके ऊपर है, आप वहां पे क्या फैसिलिटी लाना चाहते हो, सब कुछ हो जाएगी। और अब तो हो भी रही है, अब तो बहुत तरक्की आ रही है वहां पे, अब तो पेट्रोल पंप भी खुल रहे हैं आस पड़ोस में सब, कोई किसी भी चीज की दिक्कत नहीं। लाइट, पानी, घर में पानी आ रहा है। पहले तो हमारी सासू माँ मटका सर पे रख के पानी लेकर आती थी, पीने का पानी। अच्छा। पीने का पानी सरकारी नल से आता था, पहले तो कुओं से आता था, फिर जब कुएं बंद हो गए, कुएं में पानी खत्म हो गया, तो सरकारी काफी नल साल लग गई। पहले की बात हो गई। हाँ मतलब आप समझ लो 20 साल पहले, ज्यादा अच्छा। साल नहीं है। अब तो ये है कि नल घर में लग गई हैं। तो ये है कि देखो जब आगे आगे हम बढ़ते रहेंगे, अगर छोड़ के आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाएगी। तो गांव में जड़ें अपनी जोड़ के रखनी चाहिए, मजबूत रखनी चाहिए, बिल्कुल मजबूत रखनी चाहिए। अच्छा, गुर्जर कल्चर को ही इतना जो प्रमोट करती है इतना ज्यादा, या उसे आप प्यार करती हैं? कम्युनिटी में भी कुछ लोग होंगे ऐसे, शायद कमेंट्स आते होंगे कि आप क्यों इतना ज्यादा इसको आगे बढ़ाती हैं, या ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, कम्युनिटी के लोग, उल्टा होता है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं ना? कम्युनिटी के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और सिर्फ यहीं से नहीं, आप देखिए अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी कमेंट्स आती है, वहाँ के जो गुर्जर है वो भी सपोर्ट करते हैं। क्या बात। और राजस्थान, कश्मीर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और मतलब आप ये देखिए कि जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, शुरू शुरू में तो हुआ था, मेरे ख्याल से वो शायद
मैं तो उनको कहती थी दिमाग से बीमार है तो उनकी बात ही मत सुनो। उनको बड़ा वो लगता था कि बुढ़िया हो रही है और बुढ़ापे में ये कर रही है और वो कर रही है। तो मतलब वो एक मेरे ख्याल से जो पुरुष प्रधान हम समाज को कहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये क्यों कर रही है, क्या जरूरत है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ जो पुरुष हैं वो नहीं पसंद करते कि महिलाएं गीत वगैरह गाएं। अगर आप गांव में भी जाओ तो उनको अच्छा नहीं लगता। कोई भी आप सुन लो कि अपनी बीवी को नहीं जाने दे रहा, अपनी बहन को नहीं जाने दे रहा, गीतों में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, रोक टोक बहुत रहती है। तो इसी चक्कर में जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, मैं अपनी ही कम्युनिटी को इसीलिए बहुत ज़्यादा वो करती हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। एक जनरेशन जो हमसे पहले जो जनरेशन थी उसने मॉडर्न होने के चक्कर में, या ये समझ लो कि अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, एक इंग्लिश का बहुत ज़्यादा सबको फोबिया था कि अंग्रेजी हर किसी को आनी चाहिए, बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए। इस चक्कर में इस सब से दूर कर दिया, और ये सबसे दूर होने के चक्कर में हम लोग भूल ही गए कि हमारी संस्कृति में होता क्या है। गांव से पलायन कर लिया, शहर में आ गए, शहर में आके औरों की देखा देखी, वैसा ही रहन सहन हो गया, वैसे ही रहने लगे, वैसे ही खाना हो गया, वैसे ही कपड़े हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो एक हमारी पहचान खत्म हो गई। मेरे हिसाब से अगर कोई भी समाज जिंदा रहना चाहता है उसको अपना पहनावा, अपनी बोली, अपना खाना और अपनी लोक संस्कृति जिंदा रखनी चाहिए। अगर वो उस चीज को साथ में लेके चलते हैं, आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी फील्ड में मार नहीं खाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पहचान क्या है। आप कहीं भी जाओगे, आप जब विदेशों में जाते हैं, हम जब विदेश जाते हैं, कहीं पे विदेशों में घूमने जाते हैं, तो सबसे पहले जब हम कुछ भी बोलते हैं, अगर मैंने बोला, वो पूछते हैं आप कहाँ से आते हो, मैंने इंडिया, तो उनके एक ही शब्द बोलते हैं, हिंदी। जबकि हमारे हिंदुस्तान में कितने प्रदेश हैं और कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और कितना हम लोग अलग अलग हमारे पहनावे पहनाए जाते हैं। हर उसमें आप चले जाओ, किसी भी हर कम्युनिटी का पहनावा अलग है, खाना अलग है, बोली अलग है, गीत संगीत अलग है। तो ये क्यों होता है? जब आप विदेश में जाते हो तो क्या बोलते हैं? हिंदी। हमारी पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान से आए हो, हिंदी। चाहे हम पंजाबी हैं, बंगाली हैं, मद्रासी हैं, कुछ भी हैं। ऐसे ही जब हम अपने देश में रहते हैं, जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वहां हम पहचाने जाते हैं किस चीज से? पहनावे से। फिर हम बोलते हैं बोली से। तो ये हमारी पहचान है और ये हमें कायम रखनी चाहिए। आपके मन का जो बच्चा है, वो गांव वाला बच्चा जो सिर्फ ये ढूंढता है कि मुझे, अभी आप शहर में रहते हैं, सेक्टर में, और आसपास में जो भी लोग होते हैं, अधिकतर सेक्टर में बाहर के लोग हैं, सब कोई इधर से कोई इधर से। तो जो गांव की भाषा जो होती है, जो गांव में रह करके इंसान बोलता है, कि बस वो खुलने वाली भाषा, एकदम कोई दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है यार, अपना चाचा ताऊ और ये वो, बस अपने वो वाली भाषा। तो मिस करते हो ऐसा वातावरण, पूरा जो गांव वाला जो वातावरण है सेक्टर में? नहीं, देखो हमारा क्या है, जो हमारी परवरिश हुई ना जिस टाइम, तो उस टाइम पे अंग्रेजी का बहुत ज्यादा फोबिया हो गया था। अच्छा। तो हमें अपनी भाषा बोलने नहीं दी जाती थी। ये मतलब इधर उधर ऐसे वो करके बोलना है, गुजरी नहीं बोलनी है। अच्छा। तो अब मैं मतलब ठीक है, हाँ हम ऐसे बोलते थे, स्कूल में भी जाते थे, तो लगता ही नहीं था कि हम गुजर है, क्योंकि हमारी भाषा घर से ही मतलब सिखाई गई थी ऐसे ही बोलना है। तो कोई भी नहीं, मतलब अगर हम बताते थे हम गुजर है तो कोई नहीं मानता था। अच्छा। मुझे तो सब साउथ इंडियन कहते थे। अच्छा। क्योंकि मेरी शक्ल ऐसी गोल सी और बाल भी घुंघराले। तो आपका एक फोटो भी है, आपने शायद वो साउथ की ड्रेस में उसमें है मेरा, AI से शायद बनाया ना वो? हाँ हाँ, बिल्कुल साउथ वाला गेटअप है उसमें। तो उसमें वो कहते थे कि भाई ये साउथ इंडियन लगती हो, तुम तो लगती ही नहीं हो गुजर। मेरी बहन को कहते थे सुनार। अच्छा। तुम तो सुनार लगती हो, तुम तो हो ही नहीं। और भाई तो मेरे दोनों बिल्कुल ही नहीं लगते थे, भाई कहीं से भी नहीं लगते थे गुजर। गोरा चिट्टा सफेद है, वो जो मुझसे छोटा है वो तो बिल्कुल सफेद एकदम अंग्रेज जैसा लगता है। तो मतलब क्योंकि परवरिश ऐसी हुई थी ना कि अंदर ही अंदर रहना, और खान पान तो अच्छा ही था, तो डील डॉल भी सभी का, मतलब भाई भी लंबे लंबे दोनों। तो भाषा मतलब मुझे मेरा वो रहता था शौक अपनी भाषा का ना अंदर से, जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे हाँ आ रही है बोलने करके। तो जैसे मेरी फ्रेंड्स होती है ना, जो पंजाबी, तो पंजाबी में बात कर रही है। एक जाट थी तो वो अपनी जो जैसे जाट बोलते वो बोलती थी, तो फिर मैं भी शुरू हो जाती थी।
नहीं, जब सब बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती, मैं भी बोलूंगी अपनी भाषा। तो ये एक भाषा का जो वो है। अच्छा, हमें एक पिताजी ने हमारे ये सिखाया था, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं अपनी भाषा को आज भी वहां बोलती हूँ जहां लगता है कि जरूरत है बोलने की, और मुझे अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती है। और गांव जाती हूँ तो मैं इधर उधर करके कभी बात नहीं करती। जो हमारी बड़ी बूढ़ी हैं, जो भी हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार हैं, मैं सबसे जैसे वो बोलती हैं मैं वैसे ही उनसे बात करती हूँ, और वो बड़ी खुश रहती हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा स्वभाव है, मुझे हंसना हंसाना बहुत पसंद है, और मैं वही करती हूँ सब जगह। अच्छा, अब आप यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया पे आप हैं, सोशल वर्क आप करती हैं, आप टीचर हैं, स्कूल भी चलाती हैं, और भी हो सकता है आपके कोई और बिजनेस हो। तो महिलाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महिलाएं होती है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती है। महिलाएं क्या, मैं लड़कियों के लिए भी कहूंगी, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलती हैं। मैंने बहुत सी लड़कियों को और बहुत सी महिलाओं को ये कहते सुनता है, हमारी अपनी भाषा में कहेंगे मेरे बस की ना, या फिर कहेंगी मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती। ये जो शब्द है ना, इसको अपनी शब्दकोश से निकाल के बाहर फेंक दो। आप सब कुछ कर सकते हो और करती हो, मतलब कह दोगे कि नहीं कर सकती, फिर उसी काम को कर भी देती हो। हर महिला, हर लड़की, हर औरत मल्टीटास्किंग होती है, सारे काम करती है, सारे काम कर भी सकती है, करती भी रहती है, और कभी रियलाइज नहीं करती कि उसने कितना काम कर लिया। तो इसलिए अपने आप को, और मजबूत रहती है, मजबूत है अपने आप को, हमेशा ये समझो मैं अकेली नहीं हूं, मजबूत हूं और सारे काम कर सकती आपकी वेब सीरीज भी आई है, हूं। हाँ उसके बारे में बताइए। हाँ, वेब सीरीज आई है अभी, अतीत करके। अभी उसका पहला एपिसोड कल रिलीज हुआ है, आप सब लोग देखिएगा यूट्यूब पे। कौन से चैनल पे? अतीत है, आप अतीत डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। गौरव नागर उसके प्रोड्यूसर है, अच्छा, तो वहां पे उसको मिल जाएगी। उसमें गौरव नागर यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाइए और वहाँ पर आप वेब सीरीज़ को देखिए। इसके बहुत सारे पार्ट जो है आने वाले हैं, और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनी है, और बहुत सारा प्यार दीजिए। सोशल मीडिया से आजकल ये देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे अभी पीछे होली पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो वायरल हुई थी। ऐसा मैसेज देते हैं, वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो अगर फैमिली वाला बंदा हो या बच्चे देखें तो हकीकत में मतलब वो देख नहीं सकते उनको, और उस पर कईयों में तो एफआईआर तक हुई है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आपके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो ये है कि जो सोशल मीडिया है, ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि आप अपना कोई मैसेज, पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, हम अगर कोई भी चीज़ किसी को बताना चाहें, कोई ऐसा मैसेज देना चाहे जिसका कि किसी की हेल्प हो सकती है, तो वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं? या तो सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर हो गया, या और कोई रास्ता तो है नहीं। अब सबके घर घर जाके हम बता नहीं सकते। तो ये एक गूगल ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना रखा है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कि आप घर घर तक पहुंच सकते हो। तो मेरा तो इन बच्चों से या बहनों से, बेटियों से, बेटों से, जो लड़के हैं उनसे भी, सभी से ये गुजारिश है कि प्लीज सोच समझ के कंटेंट आप रखो, सोच समझ कर बनाओ, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, बड़े बूढ़े भी देखते हैं। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मतलब लोग ये कहे कि हाँ कंटेंट हो तो ऐसा, या इससे हमें कुछ सीखने को मिला, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, इसमें समाज में हम छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा कंटेंट आपको चूज करना चाहिए, ना कि ये कि भैया पुलिस घर आ रही है, एफआईआर हो रही है, पूरे खानदान को पकड़ रही है और सबकी फिर बेइज्जती होती है। वो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आप एकदम बेबाक हैं, खुले मन से हर सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ऐसे जैसे बंदूक की गोली होती है ना, ये सवाल पूछा ये धाड़। इसीलिए तो बिंदास गुजरी हूँ। हाँ, इसीलिए बिंदास गुजरी जो ब्रांड है, ये बिंदास गुजरी है ना। तो हम दर्शकों को, ये बिंदास गुजरी जो है ना, ये ब्रांड है, ब्रांड, और इसको आपको सपोर्ट करना है, और साथ ही हमारे दैनिक पड़ताल को भी। हाँ, भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करो अच्छा कंटेंट बनाओ, और एक दिन जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ आप बैठे मिलोगे। धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी।